होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे बॉर्डर की प्रोटेक्शन, डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नौटंकी मचा रखी है, इतनी गंदी राजनीति, दुखी कर रखा है जनता को। 11 बड़े बड़े गैंगस्टर्स के कब्जे में है इस टाइम दिल्ली। कहाँ है हमारे होम मिनिस्टर, कहाँ है अमित शाह? एक काम दिया था तुमको, वो नहीं होता तुमसे। आयुष्मान भारत बहुत बड़ा स्कैम है। रोहिंग्या तो इनको उल्टा पड़ गया। एक काम बता दो जो 10 साल में, वो तो कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल हो गया पूरी दिल्ली के ऊपर। राहुल गांधी बहुत आक्रामक तरीके से लड़ते हुए नजर आते हैं। वो नफरत उनके लहजे के अंदर दिख रही थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। हाँ, मैं मुफ्तखोरी का दोषी हूँ और मैं करूंगा मुफ्तखोरी। पूर्वांचली अपने देश में घुसपैठी हो गए। आप सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं, आपके भीतर भी एक छोटा सा संघ रहता है। 200 से ज्यादा केस कर रखे हमारे ऊपर। आरोप तो पैसे का ही है आपके ऊपर। पार्टी एकजुट रही, अब वो मैं शायद अपनी पत्नी को मानता हूँ। मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते हैं? हम तो करना चाहते हैं, आप करा दीजिए हमसे दोस्ती। हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि 5 साल में नहीं हो पाएगा। जज डरे हुए हैं, मीडिया डरा हुआ है। फिर सीट बदलने की जरूरत क्या पड़ी? डेली मैं थोड़ा बहुत समय अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। शाम को जाके थोड़ी देर उनके कमरे में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने उनको बहुत मिस और किया। फोटोशूट भी नहीं कराते? ना फोटोशूट वगैरह में कभी नहीं। ये मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को जग जाहिर नहीं किया है। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। और हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। आर्टिकल 19 पर। अरविंद जी, पहला सवाल तो ये कि इस समय आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, आम आदमी के तौर पर, या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे? मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि एक ऐसे शख्स के तौर पे जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। आप ये देखिए, हमने सरकार बनाई थी 2014 में, 2013 दिसंबर, 29 दिसंबर 2013 को। जैसे दूसरी पार्टियां काम करती हैं ऐसे ही हम भी काम करते रहते। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमने सिस्टम को झकझोरने की कोशिश की, हमने सिस्टम को बदलने की कोशिश की, और सिस्टम रिएक्ट करता है जब आप सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे शिक्षा ले लीजिए। शिक्षा में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था और एक सुनियोजित तरीके के साथ सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा था, और माहौल पूरे देश में ये पैदा किया जा रहा था। अंग्रेजी में कहते थे गवर्नमेंट कांट रन स्कूल्स, सो द गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज द स्कूल्स। मतलब कि सारे सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके प्राइवेट के हाथों को सौंप दो, वो प्राइवेट स्कूल चलाएगा। ये शिक्षा माफिया की जकड़ थी। और ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के प्राइवेट स्कूल होते थे। बड़े बड़े स्कूल प्राइवेट पॉलिटिशियंस के होते थे। हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया, तो ये शिक्षा माफिया चुप तो नहीं रहने वाला। मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था, सुंदर नगरी की झुग्गियों में। वहाँ पे कोई भी बीमार हो जाता, मैं उसे जीटीबी हॉस्पिटल बगल में था, वहाँ ले जाता था। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल सरकारी, उसका बहुत बुरा हाल था। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने बहुत सारी ढेरों दवाइयों की दुकानें थी। क्यों थी? क्योंकि अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती थी। टेस्ट की दुकानें थी। क्यों थी? क्योंकि अंदर हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होते थे। वहाँ पे एक्सरे की दुकानें थी, इसकी मशीनों की दुकानें थी। क्यों? अंदर मशीनें ख़राब रहती थी हमेशा, तो अंदर डॉक्टर लिख देता था ये दवाई बाहर से ले लो, ये टेस्ट बाहर से ले लो, एक्सरे वगैरह मशीन यहाँ पे काम नहीं करी, बाहर से करा लो। तो सेटिंग होती थी दोनों की। हमने आने के बाद सारी मशीनें ठीक करवा दी, दवाइयाँ इंश्योर किया मैंने कि सारी खिड़की, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। तो आज आप जीटीबी किसी भी से दिल्ली सरकार के अस्पताल के बाहर जाके देख लीजिए, सारी दुकानें ख़त्म हो गई हैं। तो ये सारा जो दवाइयों का माफिया था, ये जो हेल्थ माफिया था, ये रिएक्ट तो करेगा। और यही कारण है कि जो हमारे ऊपर इतनी विपदाएं आई हैं, तो ये सारा सबका सारा माफिया रिएक्ट कर रहा है। तो आज मैं अपने आप को उस शख्स के तौर पे देख रहा हूँ जो इस पूरे सिस्टम से लड़ने की ज़रूरत कर रहा है। अरविंद जी, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर दी। भारत के प्रधानमंत्री आप पर आरोप लगाते हैं कि आप चाहते ही नहीं है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, आप केंद्र सरकार की योजना लागू ही नहीं करना चाहते, आप अपनी योजना लेकर आ गए। नवीन जी, आप ये बताइए, ये कैसी योजना है? आयुष्मान भारत की चर्चा कर रहे हैं ना आप? जी।
आयुष्मान भारत योजना कहती है कि अगर किसी के घर में 2 व्हीलर होगा तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी के घर में गाड़ी होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। किसी का पक्का मकान होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली में कौन है जिसका पक्का मकान नहीं है या जिसके पास 2 व्हीलर नहीं है? फिर बचेंगे कितने दिल्ली के अंदर? कोई बचेगा ही नहीं जिसको इसका लाभ मिलेगा। मेरी प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा जी दिल्ली के अंदर हमारी जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था है, दिल्ली में जो हमने कहा है भाई सबका हम इलाज करते हैं और पूरा फुल फ्री इलाज करते हैं। वो व्यवस्था अच्छी है, चाहे अमीर चला जाए हमारे अस्पताल में, चाहे गरीब चला जाए, चाहे 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे 2 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो, सब कुछ मुफ्त मिलता है। आयुष्मान भारत में तो पता नहीं इतनी कंडीशंस हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर, तो ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए कोई स्कीम को, मुझे लगता है। अरविंद जी, दिल्ली में आपकी लड़ाई है किससे? नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है? मेरे को उनसे क्या लेना देना है नवीन जी? मेरी क्यों लड़ाई होगी? मेरी ना नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई है, ना बीजेपी से लड़ाई है, ना कांग्रेस से लड़ाई है। मैं तो जनता का भला चाहता हूँ। जनता के लिए मैंने अच्छे स्कूल बना दिए, जनता के लिए मैंने अच्छे अस्पताल बना दिए, जनता के लिए मैंने बिजली का अच्छा इंतज़ाम कर दिया। पानी पे लगा हुआ हूँ, काफ़ी इलाकों में पानी पहुँचाया, लेकिन अभी काफ़ी पानी पे काम करना बाकी है। यमुना साफ़ करनी बाकी है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना बाकी है, दिल्ली की सफाई करनी बाकी है। कई काम बाकी हैं, कई काम कर दिए। मैं इंजीनियर हूँ पढ़ाई से, प्रोफेशन से मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे को गवर्नेंस में मज़ा आता है, मेरे को राजनीति में मज़ा नहीं आता। और राजनीति इसी वजह से ये लोग मेरे को इतना परेशान करते हैं। मैं उसी सवाल पर आने वाला था कि आपने कहा मैं इंजीनियर हूँ। पिछले चुनाव में आपने वायदा किया था कि यमुना साफ़ कर दूंगा, सड़कों को यूरोप की तरह बना दूंगा और पानी दे दूंगा। ये 3 काम रह गए। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि 5 साल में नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं 5 साल में कर सकता हूँ। अगर अभी आप कहें मैं आधा पौना घंटा लगेगा, मैं सारा समझा दूंगा। मेरे पास प्लान है पूरा, यमुना कैसे साफ़ होगी, 24 घंटे पानी कहाँ से आएगा, पानी का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा, सड़कें कैसे ठीक होंगी, सारा प्लान है मेरे पास। पूरा प्लान है, पैसे का इंतजाम है। 2020 में मैंने ये 3 वादे, कई वादे किए थे, बाकी तो पूरे कर दिए। 3 वादे मेरे रह गए। इसको आप मानते हैं कि ये 3 रह मैं गए? पूरे नहीं कर पाया क्योंकि 2.5 साल कोरोना हो गया और उसके बाद इन्होंने मेरे को उस फर्जी केस में उलझा दिया, जिसकी वजह से मेरी टीम तितर बितर हो गई। सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, मनीष को जेल भेज दिया, फिर मुझे जेल भेज दिया। अब हम इन सारे केसेस से निपट गए हैं, कोरोना ख़त्म हो गया, अगले 5 साल साफ़ सुथरे हैं। तो मैं इन तीनों कामों को, यमुना भी साफ़ कर सकता हूँ। यमुना में अब देखिए क्या है, वज़ीराबाद तक पानी आता है, साफ़ होता है बिल्कुल। वज़ीराबाद के आगे जो है वो सीवर सारा का सारा जा रहा है। शादरा ड्रेन आ रही है जो कि यूपी से आती है, वो वहाँ से कूड़ गंद लेके आती है। नजफगढ़ ड्रेन हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन का सारा गंद लेके इसमें आती है। इस सारे के सारे को हम अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ डाइवर्ट करें। अब 1740 जो कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ, उनमें सीवर का इंतजाम कर दिया हमने। ये बहुत बड़ा काम था। आप ये मान के चलो कि 80% काम यमुना की सफाई का हो गया है। अब 3-4 साल के अंदर बाकी काम भी हो जाएगा, यमुना साफ़ हो जाएगी। पीने के पानी का इंतजाम कर देंगे हम लोग, हमारे पास पूरा प्लान है। तो एक मौका और मुझे मिलेगा, मैं ये तीनों काम करके दिखा पूरा कर देंगे। पूरा कर दें। दिल्ली की जनता को ये यकीन करना चाहिए। जनता को मुझ पे यकीन है, मुझे अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, इतना प्यार मिला है मुझे दिल्ली की जनता। मैं भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर खाऊंगा अरविंद जी, लेकिन उससे पहले एक खबर आपने भी देखी ही होगी, गुजरी होगी, कि चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए। जनता का हक था जानना कि वो चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कम से कम विजिट कर सकता है, देख सकता है। और अपोजिशन ने कहा कि ये तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की साजिश है। क्या अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव के सिस्टम पर भरोसा नहीं? इसका मैं बताता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। कोई XYZ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गया, रूल्स में ये लिखा है कि चुनाव से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो कोई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गया कि हरियाणा चुनाव से संबंधित सारे दस्तावेज की कॉपी मुझे दी जाए, पैसे देने के लिए तैयार हो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इनको सारे दस्तावेज दिए जाएं। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये रूल बदल दिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
शक पैदा होता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप रूल क्यों बदल रहे हो? दे दो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को नल एंड वॉइड करने के लिए, उस आदेश को खारिज करने के आनंद लिए फानन में केंद्र सरकार ने आनन फानन में रूल बदल दिए। इससे जनता के मन में शक पैदा होता है कि गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन लोगों ने। अरविंद जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई शुरू हुई थी कि चलेंगे, राजनीति को बदलेंगे, इसको साफ करेंगे। फिर शराब नीति को लेकर आप जेल गए, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए, एक अलग मामले में सत्येंद्र जैन जेल गए, आपके राजनीतिक सलाहकार जेल गए। आपको क्या लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का नहीं लगा है, नुकसान नहीं हुआ है? नवीन जी, 200 से छवियों की लड़ाई लड़ रहे थे। 200 से ज़्यादा केस कर रखे हैं हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे नेताओं के ऊपर, मेरे एमएलएज के ऊपर 200 से ज़्यादा केस कर रखे हैं। तो लगभग 134-140 केसेस में हम बरी हो गए हैं, और कई केसेस में तो ऑर्डर्स में कोर्ट ने खूब लताड़ा है इनको। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मैं दूसरी पार्टियों की तरह पैसे कमाने लग जाता, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आरोप तो पैसे का ही है आपके ऊपर। कुछ मिला? कोर्ट ने भी बार बार इनसे पूछा, भाई रिकवरी हुई? कोई एक नया पैसा मिला? कोई सबूत मिला? लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे झूठे केस हैं। लेकिन हमें देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, सब खत्म हो जाएगा। अरविंद जी, आपने कई बार कहा कि आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश, पूरी लीडरशिप को आपने टारगेट किया। मैं देख रहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑर्डर पास किए हैं, अपने अफसरों से कहा है कि केवल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर पीएमएलए मत लगाइए। आपको लगता है कि चूंकि आप खुद राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हो, आपका बड़ा यकीन रहा है ईडी पर, इनकम टैक्स पर, सीबीआई पर, वो यकीन शर्मरा गया? इन दिनों में, पिछले 10 साल में, जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, मैं ये नहीं कह रहा पहले दुरुपयोग नहीं होता था, इन सारी एजेंसीज का हमेशा से दुरुपयोग, जो भी सत्ता पक्ष में रहा उन्होंने किया एजेंसीज का दुरुपयोग। लेकिन जिस किस्म से दुरुपयोग इस वक्त बीजेपी ने किया है, रोज़ हम देखते हैं इन एजेंसीज के ज़रिए झूठे केस करके, गिरफ्तार करके पार्टियां तोड़ दी जाती हैं, नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, केस डाले जाते हैं, फिर जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो सारे केस रफा दफा हो जाते हैं। खुलेआम चल रहा है, जैसे कि सारे देश बेवकूफ़ है, जैसे कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये चल क्या रहा है? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? गोवा के अंदर क्या हुआ? पूरे देश के अंदर कोई राज्य आप उठा के देख लीजिए जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, या तो वो चले जाते हैं, नहीं तो फिर केस कर देते हैं, फिर चले जाते हैं, या उन्हें गिरफ्तार। मैं मनीष सिसोदिया 2 साल तक जेल में रहे, उनके पास कई बार इन लोगों ने आदमी भेजा, बीजेपी में आ जाओ, सारे केस ख़त्म कर देंगे। मनीष सिसोदिया क्यों नहीं गया बीजेपी में? क्योंकि वो निर्दोष था, उसे पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे बाहर आना ही है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं गया? अगर हम इनसे समझौता कर लेते, मैं एनडीए का हिस्सा हो जाता, सारे केस ख़त्म हो जाते, 2 दिन नहीं लगते केस ख़त्म होने में। लेकिन हम क्यों नहीं गए? क्योंकि हम निर्दोष हैं। जितने लोग गए वो दोषी थे, उन्हें पता था कि उन्होंने गलत काम कर रखा है, अगर हम पकड़े गए तो अंदर जाके उन्होंने सहमति कर ली। लेकिन अरविंद जी, आम आदमी पार्टी ही क्यों? आप देख लीजिए, वो एनसीपी का क्या हाल किया, 2 टुकड़े कर दिए। शिवसेना का क्या हाल किया, 2 टुकड़े कर दिए। ममता दीदी के कितने नेताओं को ये पकड़ के ले गए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हुई 2 टुकड़े? कि हमारे 2 टुकड़े नहीं, हमारे लोग बड़े पक्के हैं, हमारे लोगों ने कोई गलत काम नहीं कर रखा, किसी ने कोई गलत काम नहीं कर रखा, कोई नहीं गया। आपके कई नेता, एक आध नेता जो गए हैं उसका मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी तहकीकात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो क्यों छोड़ के गए हैं। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि इन आरोपों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी स्थिति इंटैक्ट है, जनता के बीच हमारी स्वीकार्यता और लोकप्रियता बरकरार है। मैं अभी जा रहा हूँ पद यात्रा पे। अच्छा, देखिए, अगर जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, अगर मैंने कुछ गलत किया होता, जनता जूते मारती मेरे को सड़क पे। जनता मुझे गले लगा रही है, चूम रही है जनता, अपने घर पे बुला रही है जनता। आप आइए मेरे साथ किसी दिन पदयात्रा, मैं पक्का आऊँगा। जितना प्यार मुझे जनता से मिल रहा है,
जनता भी बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता देख रही है किस तरह से परेशान कर रहे हैं लोगों को। फिर सीट बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी? सीट बदलने की ज़रूरत पड़ती है जब आप, हर पार्टी बदलती है, नॉर्मली 15-20% MLAs की लोकल लेवल पे रिपोर्ट मिली आपको जिसके लोकल लेवल पे एंटी इनकम में हम सर्वे कराते हैं हर एक MLA का। हर MLA जनता से पूछते हैं इसका काम आपको पसंद आया, दोबारा इसको टिकट दें, वो सब सर्वे कराते हैं। तो कुछ चंद MLAs की नेगेटिविटी लोकल लेवल पे विभिन्न कारणों से हो जाती है, तब वो कुछ सीटें बदलनी पड़ती है। हमने टोटल 17 सीटें बदली हैं 70 में से, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अरविंद जी, व्यक्तिगत सवाल पूछ लूँ? आप जेल गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल गया, आम आदमी पार्टी का संयोजक जेल गया, 50 तरह के राजनीतिक सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आम आदमी भी जेल गया था जो अपने माता पिता के साथ रहता है। आपने अपनी छवि एक फैमिली मैन की तरह बनाई है, जिसके माता पिता उसके साथ रहते हैं, पत्नी रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। क्या चल रहा था दिमाग में जेल के अंदर, पारिवारिक चीज़ों को लेकर, निजी चीज़ों को लेकर? देखिए, वो बहुत कठिन समय था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तो पार्टी के तौर पे था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे डेफिनेटली माँ बाप की चिंता रहती थी। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत बीमार भी रहते हैं, उनकी बहुत चिंता रहती थी। डेली मैं थोड़ा बहुत समय अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। शाम को जाके थोड़ी देर उनके कमरे में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने उनको बहुत मिस किया। और फोटोशूट भी नहीं कराते? ना, फ़ोटोशूट वगैरह में कभी नहीं। ये मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को जग जाहिर नहीं किया है। तो मैंने उनको बहुत मिस किया जेल के अंदर। वहाँ पे आपको डेली शाम को 5 मिनट बात करने की वो इजाज़त मिलती है। तो मम्मी से कभी कभी बात होती थी। क्या बात होती? मम्मी हौसला उन्होंने रखा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा। मेरी पत्नी ने बहुत ज़बरदस्त साथ दिया, उसने न केवल परिवार को संभाला, वो अकेली पड़ गई थी बिल्कुल। परिवार को भी संभालना था और एक तरफ दूसरी तरफ पूरी पार्टी थी। उसने, आप ये देखेंगे, वो कभी राजनीति में आपको दिखाई नहीं दी, उसने कभी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उस दौरान उसकी मजबूरी बन गई कि उसे सबको मिलना पड़ा, सब लोग आते थे, उसे मिलती थी सबसे और सबको हौसला दिया उसने। ये बड़ी बात है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हम टूट गए थे, लेकिन जब भाभी जी से जाके मिलते थे तो भाभी जी से हौसला मिलता था कि अगर ये औरत खड़ी हुई है तो फिर हमें भी खड़े रहना है। तो एक बहुत बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ कि पार्टी एकजुट रही, वो मैं शायद अपनी पत्नी को मानता हूँ कि उसने सबको मिल के जोड़ के रखा। बहुत हम्बल तरीके से, ह्यूमिलिटी के साथ सभी बड़े नेताओं से भी मिली, सभी वॉलंटियर से भी मिली और सबको जोड़ के रखा। उसने सबको ढांढस बंधा के रखा। इससे बाहर एक धारणा ये भी बनी कि वो राजनीति में आने वाली हैं, आप उनको राजनीति, ये सबको, जैसे हमारे देश के अंदर रीत चली आ रही है कि जब हस्बैंड चला जाता है तो वाइफ टेक ओवर कर लेती है। जब मैं वापस आया बाहर जी, और मैंने अपनी मीटिंग में इच्छा जाहिर की कि मैं मुख्यमंत्री के पद से मैं छोड़ना चाहता हूँ, सब ने कहा अपनी पत्नी को बना दीजिए, अपनी पत्नी को। मैंने कहा नहीं, ये हमारे यहाँ ये वंशवाद नहीं चलेगा, तो परिवारवाद नहीं चलेगा। लेकिन वंशवाद तो आप कर रहे हैं अरविंद जी। मुक्ता महल में आपने शोएब इकबाल के बेटे को टिकट दिया, उत्तम नगर में आपने नरेश बालियान की पत्नी। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एक परिवार से अगर एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, तो अगर बाप ने एक तरह से रिटायर हो गया है या जो भी है और बेटा पहले चुनाव लड़ चुका है, तो उसको फिर टिकट देने की प्रोविज़न है। तो उसके तहत हमने दिया। अदरवाइज़ आप ये देखेंगे कि इसका बहन भी, भाई भी, ये भी, वो भी, वो सब हमारे यहाँ। अरविंद जी, अब पिछला चुनाव अगर याद करें दिल्ली का, वो हाईली चार्ज्ड चुनाव था और पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिशें हुई, एक से एक नारेबाजी हुई। मुझे बताया जा रहा है ये इस बार भी करने बयान, हाँ, वो उसी पर मैं आ रहा था कि इस बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर मुसलमानों को लेकर एक भयानक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है।
इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? रोहिंग्या तो इनको उल्टा पड़ गया। कैसे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कई इंटरव्यूज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे पूछा, ये लोग कह रहे हैं रोहिंग्या रोहिंग्या। एलजी ने ऑर्डर दे दिए कि पुलिस घर घर जाके रोहिंग्यों को सर्वे। ढूंढेगी, फलाना करेंगे। एमसीडी के स्कूलों के बच्चों एमसीडी के स्कूलों के बच्चों में ढूंढा जा रहा है रोहिंग्या कहाँ है, रोहिंग्या कहाँ है, रोहिंग्या यहाँ है। ये हरदीप पुरी की ट्वीट है। जी, हरदीप पुरी ने 17 अगस्त 2022 को ट्वीट किया था। एक ट्वीट किया था, इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रेफ्यूज इन द कंट्री। वो वेलकम कर रहे हैं रोहिंग्या को। इंडिया हैज़ वेलकम्ड दोज हु हैव सॉट रेफ्यूज इन द कंट्री। इन अ लैंडमार्क डिसीजन all Rohingya refugees will be shifted to EWS flats in Bakkarwala area of Delhi। इसमें प्रधानमंत्री को टैग किया हुआ है, तो प्रधानमंत्री और इनके बीच में मीटिंग हुई होगी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रोहिंग्या दिल्ली के अंदर जितने बसे हुए हैं उनको EWS फ्लैट्स बक्करवाला के अंदर दिए जाएंगे। दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एम्यूनिटीज राउंड द क्लॉक दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। उसी दिन एक और ट्वीट किया, रोहिंग्या refugees in Delhi to get roof above their heads। Around 1100 Rohingyas staying in tents will soon be shifted into flats equipped with basic facilities round the clock security, said the officials on Tuesday। एक चीज़ बताइए, रोहिंग्या बांग्लादेश से आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं? या तो अमित शाह जी इस्तीफा दे दें। वही सवाल पूछने वाला। अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं? वो कह दें कि देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में हम असमर्थ हैं, हमारे से देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही है। कैसे खुलेआम रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? फिर बॉर्डर से दिल्ली 2000 किलोमीटर दूर है, वो यहाँ कैसे पहुँचे? उनको कौन लेके आया ट्रकों में भर भर गया? यही लोग लेके आए। वहाँ पे झारखंड जाके कहते हैं हेमंत सोरेन ने रोहिंग्या बसा दिए, दिल्ली में आके कहते हैं यहाँ पे केजरीवाल ने। तो तुम ही तो बसा रहे हो, ट्रकों में ला के थोड़े से तुमने झारखंड भेज दिए, थोड़े से दिल्ली भेज दिए, थोड़े से उधर भेज दिए, थोड़े से उधर। तुमको तो पता है कहाँ है। और अगर नहीं पता तो हरदीप पुरी से पूछ लो, हरदीप पुरी बता रहा है मेरे को पता है सारे। ये क्या नौटंकी मचा रखी है, इतनी गंदी राजनीति, दुखी कर रखा है जनता को तुमने। खुद लाते हो रोहिंग्या को, खुद बसाते हो उनको, फ्लैट देते हो। ये फ्लैट हमारे थे, दिल्ली के गरीबों के फ्लैट थे ये जो इन्होंने रोहिंग्या को दे दिए। हमारी नौकरियां देते हो उनको, हमारे फ्लैट देते हो उनको, हमारी एम्यूनिटीज़ देते हो उनको, और कहते हो केजरीवाल ने रोहिंग्या बसा दिया। इससे गंदी राजनीति कोई हो सकती है? आप होम मिनिस्टर पर बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ। होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे बॉर्डर की प्रोटेक्शन। डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे बॉर्डर की प्रोटेक्शन नहीं हो रही तो। विपक्ष पूरी ताकत लगा दी, इंडिया अलायंस बना कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे, सत्ता से बाहर करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि ये सब करके ब्रांड मोदी से लड़ा भी जा सकता है? ब्रांड मोदी से लड़ना मेरा मकसद नहीं है। फिर मकसद? मेरा मकसद इस देश के अंदर काम की राजनीति को इस्टेब्लिश करना है। आज ये लोग पूरे देश के अंदर घूम के आते हैं, धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं पूरे देश में। दिल्ली में नहीं चलती वो राजनीति। पिछली बार इन्होंने 2020 के चुनाव में कितना शाहीन बाग करके पोलराइजेशन, 70 में से 8 सीट आई इनकी। दिल्ली में लोग पूछते हैं तुमने काम क्या किया। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, दिल्ली में हाफ स्टेट है, दिल्ली हाफ स्टेट है, हमारी हाफ गवर्नमेंट है, तो बाकी हाफ गवर्नमेंट किसकी है? इनकी है। आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार केंद्र सरकार है, आधे सब्जेक्ट्स पे इनका कंट्रोल है। मैं आपको मेरी आधी सरकार के काम गिना रहा हूँ। मैंने स्कूल ठीक किए, मैंने अस्पताल ठीक किए, मैंने सड़क ठीक की, मैंने बिजली ठीक की, मैंने पानी ठीक किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक काम बता दो जो 10 साल में इनकी आधी सरकार ने किया हो, एक काम। इनको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी थी, क्या हाल बना दिया इन्होंने दिल्ली को। 11 बड़े बड़े गैंगस्टर्स के कब्जे में है इस टाइम दिल्ली। शूट आउट हो रहे हैं,
अंडरवर्ल्ड का पर सवाल उठा। अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल हो गया पूरी दिल्ली के ऊपर। महिलाएं घर से, रोज दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण हो रहा है, रोज दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है, 3 दिल्ली के अंदर डेली रेप होते हैं। कहाँ है हमारे होम मिनिस्टर, कहाँ है अमित शाह? एक काम दिया था तुमको, वो नहीं होता तुमसे। और तुम्हारे पास एलजी है, तुम्हारे पास 7 एमपी हैं, इतनी पावर है तुम्हारे पास, इतने रिसोर्सेज है, दिल्ली में 10 अस्पताल बना देते, अस्पतालों के नाम पे वोट मांगते। दिल्ली में 10 कॉलेज खोल देते, कॉलेजों के नाम पे वोट मांगते। किस बात पे वोट मांग रहे हैं? केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल को गाली देने के नाम पे वोट मांग। कोई काम किया इन्होंने 10 साल के अंदर? एक काम नहीं किया इन लोगों ने। वो तो कहते हैं आपने कुछ नहीं किया। मैंने इतनी काम मैं गिनाने लगूंगा तो 1 हफ्ता लग जाएगा। गिनाए वो, मैं भी गिना रहा हूँ आपको। मैं आपके सामने अभी मैंने अपने काम ही गिनाए थे। मैं तो इनको गाली देता नहीं, मेरे को तो गाली देनी आती नहीं। मैं तो आपको काम ही गिना रहा था। मैंने स्कूल अच्छे कर दिया, आज वो लेके चलता हूँ, अस्पताल अच्छे कर दिए। कहते हैं कि आपने मुफ्तखोरी की लगा दी है लोगों को, ये आपका काम है कि मुफ्त में सब बांट दो और जनता खुश रहेगी। बड़ा नुकसान एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, पूरा सरकारी खजाना लुटा दिया आपने। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना, अगर ये मुफ्तखोरी है तो हाँ, मैं मुफ्तखोरी का दोषी हूँ और मैं करूँगा मुफ्तखोरी। बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा मैं। मेरे देश के लोगों को, गरीब लोगों को अच्छा इलाज देना, उनके लिए अच्छे अस्पताल खोलना, एयर कंडीशनड अस्पताल खोलना, उनको अच्छी दवाइयाँ देना, मोहल्ला क्लिनिक खोलना, अगर ये मुफ्तखोरी है, मुझे लगता है इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। गरीब आदमी के इलाज कराना, उसका बीमारी का इलाज कराना। इससे जुड़े हुए 2 सवाल हैं अरविंद जी। पहला सवाल तो ये कि भी हाल में अमेरिका में एक इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ की हत्या हो गई और वहाँ हेल्थ सिस्टम को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, बहुत सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में आपने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, लेकिन वो एक जगह जाके स्टैग्नेट हो गया। नहीं, नेक्स्ट नहीं स्टैग्नेट नहीं हुआ, उतने ही बनाने थे, उतने बना दिए हम लोगों ने। लगभग 534 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर है हमारे, तो उतने ही बनाने थे, उतने बना दिए हम लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक शानदार काम कर रहे हैं। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी का सारा, आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे देते हो, आप कहते हो भाई अगर कल को कोई बीमार हो तो वो अस्पताल में एडमिट हो जाएगा और आप उसको पैसे, अस्पताल तो बनाने पड़ेंगे। मेरे पास इंश्योरेंस है 5 लाख का, मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, अस्पताल ही नहीं है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के अंदर अगर कोई रहता है ऊपर, उसके पास इंश्योरेंस का कागज़ है, आयुष्मान भारत का कार्ड है। आयुष्मान भारत कार्ड क्या है? इंश्योरेंस है। वहाँ भी अस्पताल ही नहीं है 200-200 किलोमीटर तक। तो अस्पताल बनाना देश के लिए ज़रूरी है। अस्पताल बनाना, मोहल्ला क्लिनिक बनाना, डिस्पेंसरी बनाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना। मैं उसी पर आ रहा था अरविंद जी। आपको नहीं लगता कि जो इतनी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स आ रही हैं वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स कर रहे हैं? ये अगर आप वही पैसा अस्पताल बनाने में लगाएं, उससे कम खर्चा आता है। ये स्कैम है बहुत बड़ा। आयुष्मान भारत बहुत बड़ा स्कैम है। अभी गुजरात की एक स्टोरी आई है कि गुजरात में किस तरह से ज़बरदस्ती लोगों को स्टंट्स डाले थे, शायद कुछ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, ज़बरदस्ती। ये स्कैम है बहुत बड़ा। आपने एक योजना चलाई महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के, उससे जुड़ा हुआ एक एकेडमिक सवाल है। कई सरकार इससे मिलती जुलती योजनाएं चलाई, इससे उम्मीद हम लोगों ने ये लगाई थी कि इससे वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़ा। वो यात्राएं करेंगी, 2 तरह का फ्री होंगी, कुछ 3 तरह की। कोई स्टडी करवाई आपने? स्टडी तो नहीं है, एनेक्डोटल है। हाँ, 3 चीज़ें हुई हैं। एक, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो दूर नौकरी नहीं लेती थी, या कोई अम्मा छबड़ी लेके जाती है अपने फ्रूट्स बेचने, तो वो दूर नहीं जाती थी क्योंकि आने जाने के खर्चे में सारा, अब वो दूर कहीं भी जाके मंडी में जाके अपनी सब्जी बेच के आ सकती है। दूसरा, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो कि पढ़ाई के लिए दूर जाना, ऐसी कई लड़कियों को मैं जानता हूं जो कि आने जाने का खर्चा नहीं है, कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया लेकिन फिर घर बैठ गई, उनकी पढ़ाई अब चल रही है। और तीसरा, कई हमारी महिलाएं थोड़ा लाल किला भी दिखाती हैं, कुतुब मीनार भी दिखाती हैं, क्या बुरा है उसमें? अरविंद जी, बाबा साहब का मुद्दा, उनके अपमान का मुद्दा बहुत गर्म है और मुझे लगता है कि इस पर आने वाले दिनों में राजनीति बहुत तेज़ होगी और इसमें गृह मंत्री बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। विपक्ष ने
एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन छेड़ा, आम आदमी पार्टी उसके साथ जुड़कर नहीं चलती नजर आ रही है। आपको नहीं लगता है कि अगर साथ मिलकर इस मुद्दे पर एका बनाने की कोशिश करते तो शायद ये लड़ाई ज्यादा ताकतवर तरीके से हम तो साथ हैं संसद के अंदर। आपने देखा होगा कि किस तरह से संजय सिंह जी विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने सड़क के ऊपर की जो लड़ाई है वो सारी पार्टियां अपनी अपनी लड़ रही हैं, लेकिन संसद के अंदर की लड़ाई हमने सबने। लेकिन मैं इस मुद्दे को थोड़ा सा इस मुद्दे पे बोलना चाहूँगा। जी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, ये एक फैशन है। इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाता। जिसके विरोधी थे बाबा साहब, उनके शब्द तो गंदे थे ही, उनकी जो टोन थी, लहजा जो था बोलने का, ऐसे लग रहा था उनके अंदर नफरत भरी हुई है जो निकल रही है। सो तो वो होता है ना, कई बार आपके मन के अंदर का गुबार निकलता है, वो नफरत उनके लहजे के अंदर दिख रही थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। फिर अगले दिन नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया, 6 ट्वीट किए। तो मुझे लगा कि वो उसको गलत ठहराएंगे, कहेंगे कि गलती हो गई हमारे गृह मंत्री से। उन 6 ट्वीट्स में नरेंद्र मोदी जी ने उनका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो इससे भी ज़्यादा किया था। तो अगर कांग्रेस ने इससे ज़्यादा अपमान किया था, ये आपको कैसे अधिकार देता है कि आप भी तो मतलब आप अब कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ोगे बाबा साहब का अपमान करने के लिए? ये क्या मतलब, ये क्या उसका प्रधानमंत्री जी का सोच है? शाम को 5:30 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमित शाह जी की। उस टाइम मुझे लगा कि अब तो ये पक्का माफ़ी मांगेंगे, मामला बहुत बढ़ गया। उसमें फिर उन्होंने उसका समर्थन किया जो उन्होंने किया। तो मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारा मामला संसद के अंदर कहा गया था। क्या साजिश हो सकती है? इतिहास गवाह इस बात का कि किस तरह से ये पूरा इनका जो इकोसिस्टम है इन लोगों का, ये बाबा साहब के संविधान के दलितों के खिलाफ रहा है हमेशा से। ये कहते हैं कि 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये जो दबे कुचले दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, इनके लिए इस धरती के ऊपर जीना दूभर हो जाता। ये लोग जीने नहीं देते इनको। आजकल ये लोग झुग्गियों में जाके सोते हैं, दलितों के घर में खाना खाने जाते हैं। इनको दलितों से प्यार थोड़ी है, इनको झुग्गी वालों से प्यार थोड़ी है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। संविधान सभा में चर्चा हुई थी। चर्चा में ये हुआ था कि अनपढ़ और गरीब लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये कई लोगों का विचार था कि अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अड़ गए। उन्होंने कहा 1 मैन 1 वोट, समान मताधिकार सबको मिलेगा। सोच के देखो, अगर बाबा साहब नहीं अड़े होते और अशिक्षित और गरीब लोगों को वोट का अधिकार नहीं होता, आज ये झुग्गी वालों को छोड़ते नहीं, झुग्गियाँ तोड़ देते ये लोग। आज ये दलितों को जीने नहीं देते। छुआछूत आज भी उतनी होती जितनी आज़ादी के टाइम थी। मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन, आप सोच के देखो इस बात को, अगर ये वोट का अधिकार की, दूसरा रिजर्वेशन का जो अधिकार दिया बाबा साहब, आज उसी की वजह से, बाबा साहब के संविधान की वजह से और उन्हीं की वजह से आज लोग नौकरियां पा रहे हैं, सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। और एक पूरा का पूरा तबका जो है वो मेन स्ट्रीम के अंदर अपना दलित पिछड़े आदिवासी की बात कर रहे हैं, साथ आ रहा है। अरविंद जी, आपने वोट के अधिकार की बात की। संसद में जेपी नड्डा ने कहा कि हम तो उसी संविधान के आधार पर वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं, उसी आधार पर जोड़ रहे हैं। दिल्ली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसी संविधान के तहत हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता पूर्वांचली, रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशियों के वोट कटवा रहे हैं। तो पूर्वांचली अपने देश में घुसपैठिए हो गए। हमारे यूपी और बिहार के लोग पूर्वांचली जो हैं, दिल्ली में आके 30-30, 40-40 साल से दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, वो घुसपैठिए हो गए। इनकी इतनी हिम्मत हो गई, इतना अहंकार हो गया इन लोगों को, और माना उन्होंने कि हाँ हम इनके पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। कटने नहीं देंगे वोट हम। आप भी कहते हैं कि आएंगे तो अगर ताकत ज़्यादा होगी तो संविधान बदल देंगे। पूरा विपक्षी कहता है कि संविधान बदल देंगे। मैंने तो कभी नहीं कहा कि संविधान बदल देंगे। हम क्यों संविधान बदलेंगे? नहीं, आप नहीं। हाँ, ये अगर ये लोग अगर आए तो हाँ, कि संविधान बदल देंगे,
सुप्रीम कोर्ट कहता है मूल भावना से छेड़छाड़ तो हम नहीं करने देंगे। क्यों लगता है आप लोगों को कि संविधान बदल देंगे? सब ठीक चल रहा है। नहीं, मूल भावना क्या है समय बताएगा, लेकिन इनकी तो नीयत तो खराब है इनकी, वो तो समय बताएगा। लेकिन हम इनको संविधान बदलने ही क्यों दे? सारा देश सड़कों पे आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही क्यों पड़े? अरविंद जी, आप राष्ट्रीय पार्टी के चीफ हैं। देश उम्मीद करता है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपके विचार बहुत साफ तरीके से सामने आए। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। एक चीज़ बताइए, जी, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है? मतलब मुझे तो लगता है कि ये इसकी ज़रूरत क्या है? या वन नेशन वन एजुकेशन जरूरी है, समान शिक्षा सबके लिए, जो हमने दिल्ली में कर दी। आज मेरे सरकारी स्कूलों के अंदर अमीरों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कल मैं मिल के आया हूं उनसे। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है? एक चीज़, वन हेल्थ सिस्टम जरूरी है, वन एजुकेशन सिस्टम। दूसरी चीज़, नेता काबू कब आते हैं? चुनाव के टाइम आते हैं। चुनाव होने के बाद तो नेता पूछते नहीं आपको। तो कभी स्टेट का चुनाव, कभी नगर निगम का चुनाव, कभी पंचायत का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी कोई चुनाव, कभी कोई चुनाव, तो नेता को आपके पैरों में पड़े रहना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो 4.5 साल ये पेरिस लंदन घूमेंगे और 4.5 साल बाद आएंगे और आपके पैर पकड़ेंगे। तो इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा, कैसे तय होगी? तो मुझे तो लगता है चुनाव 5 साल क्या 6-6 महीने में होते रहने चाहिए। एक ज़रूरी सवाल अरविंद जी, कि संघ के खिलाफ लड़ाई है या संघवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, संघवाद मतलब आरएसएस, जो सेकुलरिज्म की लड़ाई है, उसमें राहुल गांधी बहुत आक्रामक तरीके से लड़ते हुए नज़र आते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या है उन मुद्दों को लेकर? आप कब राष्ट्रीय राजनीति में एक ज़्यादा तीखा हस्तक्षेप करें? आप ये बताइए, दिल्ली में मैंने स्कूल बनाया, उसमें सबके बच्चे पढ़ते हैं, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं, इस जात के बच्चे भी पढ़ते हैं, उस जात के। मैंने मुस्लिम एरिया में भी बनाए, मैंने हिंदू एरिया में भी बनाए। आप दिल्ली में कहीं जाके देख लो, हर जगह स्कूल बनाए। मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सबका इलाज होता है, सबको समान अवसर मिलते हैं। इससे बड़ा सेक्युलरिज्म और क्या हो सकता है? मैं विकास की राजनीति करता हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करता, सबको बराबरी के तौर पे सबका विकास, सबको साथ लेके चलता हूँ। अरविंद जी, आप पर एक इल्ज़ाम लगता है। इल्ज़ाम ये लगता है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं। आपके भीतर भी एक छोटा सा संघ रहता है। आप तार्किकता और धार्मिकता में घालमेल कर देते हैं। नवीन जी, हो सकता है आप नास्तिक हो, मैं आस्तिक हूँ। मैं आस्तिक हूँ, आस्तिक होने के नाते मैं कभी कभी मंदिर चला जाता हूँ, हनुमान जी का मंदिर चला जाता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले वैष्णो देवी गया था, उसके पहले तिरुपति बालाजी गए थे, अयोध्या गया था, अलग अलग मंदिरों में जाता हूँ। तो इसमें बुराई क्या है? इसको ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये हिंदुत्व, वो हिंदुत्व, मैं तो ये समझता नहीं। मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। दिवाली पे पूजन होता है हमारे घर पे, सारे त्यौहार मेरे घर में मनाए जाते हैं। मैं एक रिलीजियस परिवार से आता हूँ, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। हर पूजा होती है, हर देवी की पूजा होती है, नवरात्रे बहुत व्रत रखे जाते हैं। तो उसमें बुराई क्या है? मैं किसी के खिलाफ कभी काम नहीं करता। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठे और इस बार तो बड़े बड़े नेताओं ने मेरे को ये लगता है आप तो जीतते बड़ा खेल डिलीशन और एडिशन ऑफ वोट्स का हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। इनको हमने रंगे हाथों बाई चांस पकड़ लिया दिल्ली में। इनसे सवाल जोड़ देता हूँ, इस एडिशन डिलीशन में क्या केवल मुसलमान है? मैं आता हूँ, इसमें केवल मुसलमान नहीं है, इसमें विपक्षी दलों के वोटर हैं सारे, जिनको जेपी नड्डा जी रोहिंग्या बोल रहे हैं, इसमें पूर्वांचली भी हैं, इसमें सब हैं। मैं बताता हूँ, शादरा में भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे भारतीय जनता पार्टी की स्टैंप लगा के आम आदमी पार्टी के 11,000 वोटर काटने की एप्लीकेशन डाल दी इलेक्शन कमीशन में। एप्लीकेशन ऑफिशियल एप्लीकेशन पिछले 1 महीने में। इलेक्शन कमीशन का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी डिलीशन की एप्लीकेशन आएगी तो उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा। इसको वेबसाइट पे नहीं डाला गया
और अंदर ही अंदर चुनाव आयोग ने इनको डिलीशन करने का प्रोसेस चालू कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिए। 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर जारी कर दिए, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये तो भला हो किसी का, बीजेपी के अंदर से ही किसी ने आके सारी फोटोकॉपी हमको दे दी और ये पकड़े गए। आप कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं, अब बंद हो गया सारा प्रोसेस। अच्छा। हमने इतना शोर मचाया उसके ऊपर, इतना शोर मचाया उसके ऊपर कि अब ये डिलीशन का दिल्ली के अंदर कम से कम हम इनको करने नहीं देंगे। दिल्ली में किसी विधानसभा में हमारी पूरी टीम, सारी दिल्ली की टीम चौकन्नी हो गया। एक एक हमारा बूथ लेवल एजेंट हमारा चौकन्ना हो गया, कोई वोट कटने नहीं देंगे। एक सवाल है अरविंद जी कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर आपने एक संदेश देने की कोशिश की महिलाओं को लेकर। अब एक बार फिर से आप सबसे बड़ा चेहरा है, इससे डाइल्यूट नहीं होगा वो मैसेज? जब मैं जेल से बाहर आया मुझे इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी, कोई नहीं कह रहा था इस्तीफ़ा दो, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा था कि मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता ने मुझे जिताया है, तो जब तक जनता, मुझे नहीं पता था जनता के दिल में क्या है। अगर जनता मानती है कि केजरीवाल चोर है, मैं कभी सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अगर जनता कहती है केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तो मैंने यही ऐलान किया कि मैं आज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आप वोट, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। आप वोट देके मेरे को दोबारा जिताओगे तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे ईमानदार घोषित कर दिया, तब मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। अरविंद जी, एक सवाल है, हमने नेशनल पॉलिटिक्स की बात की, दिल्ली में आप लगातार सरकार में हैं, पंजाब में आप जीत रहे हैं, नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी को लोग क्यों खारिज करते रहे? अभी 10 साल हुए हैं यार, 10 ही तो साल हुए हैं। लोगों को एमएलए बनने में पूरा ज़िंदगी लग जाती है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, इस देश के लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि हमें इतनी जल्दी इतना बड़ा इतना सब। अरविंद जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने बात की, दिल्ली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आपकी मुफीद सरकार रहे या न रहे, मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते हैं? हम तो करना चाहते हैं, आप करा दीजिए उनसे दोस्ती, हम तो करना चाहते हैं। वो उनका स्लोगन है, ना काम करेंगे ना करने देंगे, और मेरा स्लोगन है मैं जैसे तैसे साम दाम दंड भेद करके काम करा ही लूँगा सारे। कोई काम रुकने नहीं दिया मैंने दिल्ली वालों का। इस चुनाव में कितनी सीटों का अनुमान आप लगा रहे हैं? 28, 67? मैं अभी कोई अनुमान नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ जो मैं घूम रहा हूँ और जनता का जो प्यार मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। जनता के अंदर अभी ये माहौल है, जहाँ भी जाता हूँ, कि केजरीवाल जी सरकार तो आपकी बनेगी, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं शायद। एक आखिरी सवाल अरविंद जी, आप राजनीति को, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, आप राजनीति को साफ करने चले थे, बदलने चले थे, फिर आपने कहा कि कीचड़ में उतरना पड़ेगा आपको। अब इतनी लंबी 12-14 साल की यात्रा के बाद क्या लगता है, आप कीचड़ में फंस गए, कुछ साफ कर पाए, कुछ रह गया? काफ़ी काम किया है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के अंदर हमने ऐसा काम किया है जो पूरे देश के लिए अब एक आशा की किरण बना है। इस देश के गरीब आदमी इस देश में उम्मीद खो चुका था कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बन सकता है। गरीब का बेटा गरीब होता था, अमीर का बेटा अमीर होता था। अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो पूरी ज़मीन बिक जाती थी, सब कुछ बिक जाता था, बर्बाद हो जाता था परिवार। उन सब लोगों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को हमने उम्मीद दी है इस देश के अंदर। 2 सवाल और पूछ लो। एक सवाल ये, जो मीडिया की स्थिति है, आप देख रहे हैं जो हालात हैं विपक्ष को लेकर, कई बार आप लोगों ने बाइकआउट किया और सब कुछ किया, आपको लगता है कि मीडिया के इस ढांचे के साथ विपक्ष कोई नैरेटिव चला सकता है मौजूदा हुकूमत को लेकर? मुश्किल है। मैं अब कुछ कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है दोष केवल मीडिया का नहीं है। मीडिया के जो मालिक हैं उन्होंने इतना पैसा अपने उसमें बिजनेस में लगा रखा है। आप उनके पीछे ईडी छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो, सबकी कमियां। यही मीडिया पहले भी था अरविंद जी। तो इस तरह की डिक्टेटरशिप वाली सरकार कभी नहीं देखी 75 साल में भारत में। इस तरह की रिवेंज लेने वाली सरकार आज तक कभी नहीं देखी। आज पूरा सिस्टम डरा हुआ है
जुडिशरी डरी हुई है, क्या कह रहे हैं? जज डरे हुए हैं, मीडिया डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति डरे हुए हैं। 2.5 लाख बड़े बड़े उद्योगपति हर साल देश छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस तरह से डर के माहौल के अंदर तो देश प्रगति नहीं कर सकता। तो मीडिया भी उसी का ही हिस्सा है, इस पूरे इकोसिस्टम जो डर में जी रहा है इस टाइम। हर आदमी डरा हुआ है। आखिरी सवाल, चूंकि हमने 2 सवाल की छूट ली थी आपसे, चुनाव लड़ना बेहिसाब महंगा हो गया है, बहुत पैसा लगने लगा है चुनाव में। ऐसे में एक साधारण आदमी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, कोई स्टूडेंट, कोई साधारण मानवाधिकार कार्यकर्ता, क्या चुनाव लड़ने के बारे में, हाउस पहुंचने के बारे में, अपनी एक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी निभाने के बारे में सोच सकता है? मैं मास की बात मैं कर रहा हूँ, मैं इक्का आपको दुक्का एक नहीं। उदाहरण देता हूँ। हमारी एक कार्यकर्ता थी पंजाब में, उसके पास ना आदमी थे ना पैसे थे, और एक कार्यकर्ता हमारी दिल्ली में भी है, नाम दोनों का मैं नहीं लूँगा। वो, उनका हस्बैंड, उनके 2 बच्चे डोर टू डोर नॉक नॉक करते थे, जी आम आदमी पार्टी से आए हैं, वोट देना, पर्चा दे देते थे। 3 राउंड उसने पूरी विधानसभा के कंप्लीट करके जीत गई, एमएलए बन गई। आपको हम्बल होना होता है, कनेक्ट होना होता है जनता से। आपको तो घमंड, पैसे से चुनाव नहीं जीते जा सकते। अगर पैसे से चुनाव जीतते तो बीजेपी तो सारे चुनाव जीत जाते। ही क्यों कह रहे हैं लोग? वो तो ये बीजेपी वाले कहते हैं। अगर अहंकारी, देखिए अहंकार राजनीति में चलता नहीं है। अगर अहंकारी लोग कहते तो मुझे इतना प्यार नहीं मिलता जनता के बीच में। जनता मुझे अहंकारी नहीं कहती है, बीजेपी वाले कहते हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से लोकतंत्र का इम्तिहान है, जनता की इच्छाओं का इम्तिहान है, और अरविंद केजरीवाल का तो इम्तिहान है ही, आम आदमी पार्टी का इम्तिहान है ही, लेकिन इससे ज़्यादा इम्तिहान जो है वो संविधान की शान का है। तो क्या राजनीति वाकई संविधान के खिलाफ जा रही है, या फिर लोकतंत्र के हिमायती ज़्यादा बचे हुए हैं? दिल्ली के चुनाव में ये तमाम सवाल लोगों की ज़ुबान पर है, और चुनाव के नतीजे इसका जवाब देंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्टिकल 19 से बात करने के लिए।